तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। कायदे से इस कहानी की शुरुआत 15 अप्रैल साल 2023 से होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है बांदा ज़िला, और इसी बांदा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है गिरुआ थाना। ये जो गिरुआ थाना है, इसी गिरुआ थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है बड़ौखर बुजुर्ग। और ये जो बड़ौखर बुजुर्ग गाँव है, इसी गाँव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं। इन व्यक्ति का नाम बालेंद्र और बालेंद्र के घर में जो है वो बालेंद्र के पिता चुन्नू, बालेंद्र की माँ कैलुसिया, बालेंद्र का एक बेटा प्रांशु जिसकी उम्र 9 साल के आसपास है, और बालेंद्र की बड़े पापा की मम्मी यानी तिजुनिया। टोटल ये पूरा परिवार जो था 5 लोगों का परिवार था। परिवार 5 लोगों का था बालेंद्र को लगा के, और परिवार में पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार ठीक ठाक तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। कभी बालेंद्र काम पे जाता तो कभी बालेंद्र के पिता चुन्नू काम पे जाते। इसी तरीके से परिवार का भरण पोषण हो रहा था और इसी तरीके से इस परिवार की ज़िंदगी की गुजर बसर हो रही थी। लेकिन इसके बाद में एक तारीख आ जाती है 14 अप्रैल साल 2023, और इस 14 अप्रैल साल 2023 को बालेंद्र के पास में खबर यह आती है कि उसकी बहन को उससे कुछ काम है। अब बहन के ससुराल से इस तरीके का फ़ोन आना, लिहाजा जो बालेंद्र होता है ये 14 अप्रैल साल 2023 की शाम को अपने बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब जो बालेंद्र था ये 14 अप्रैल साल 2023 की शाम को अपनी बहन के घर पहुंचा था, इसलिए शाम का खाना भी वहीं खाता है। 14 तारीख की शाम को भी वहीं रुकता है। 15 को जो कुछ बहन का छोटा मोटा कामकाज था वो कामकाज करता है। उसके बाद में 15 को भी ये अपनी बहन के घर ही रुक जाता है। दोस्तों, उसके बाद में 16 अप्रैल साल 2023 के सुबह के तकरीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास अचानक से बालेंद्र के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। अब सुबह सुबह इस तरीके से मोबाइल फ़ोन की घंटी बजना, बालेंद्र थोड़ा सक पकाता है। उसके बाद में मोबाइल नंबर में जब नाम देखता है तो वो जो नाम था ये उसके ही घर के एक पड़ोसी का नाम था। अब बालेंद्र ये सोचता है कि सुबह सुबह पड़ोसी का क्या फ़ोन आ रहा है, क्या बात है, क्या माजरा है। लिहाजा बालेंद्र फ़ोन उठाता है, और फ़ोन उठाने के बाद में कहता है कि कहो क्या बात है। उसके बाद में जो पड़ोसी था वो सही तरीके से बालेंद्र के सामने बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, आवाज़ में थरथराहट थी। बालेंद्र उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या बात है, तो उधर से वो जो पड़ोसी होता है वो बस बालेंद्र से इतना कहता है कि बालेंद्र तुम बस जल्दी से घर पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब बालेंद्र जब उस व्यक्ति की ये बातें सुनता है तो बालेंद्र उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। लेकिन वो जो व्यक्ति था बालेंद्र से इतना कहता है कि क्या कुछ हुआ है ये तुम्हें मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ और अपने साथ में अपनी बहन को भी ले आना। और उसके बाद में वो जो व्यक्ति था फ़ोन कट कर देता है। अब बालेंद्र की हालत ख़राब थी कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है। लिहाजा बालेंद्र ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, अपनी बहन को अपने साथ लेता है और तुरंत पहुँच जाता है जो बड़ौखर बुजुर्ग गाँव है वहाँ पर। अब बालेंद्र जब वहाँ पर अपनी बहन के साथ में पहुँचता है तो देखता क्या है कि उसके घर के पास में लोगों की भीड़ इकट्ठा है। पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी है। बालेंद्र जो था वो अपने घर में जाने के लिए बेताब था कि आखिरकार उसके घर के अंदर क्या कुछ हो गया, इतनी सारे लोग, इतनी सारी पुलिस, क्या मामला है। बालेंद्र लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में बालेंद्र की ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। दरअसल बालेंद्र के जो पिता हैं चिन्नू, उनकी किसी ने बहुत ही तेज़ धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है, और वो बिस्तर के पास ही औंधे मुँह पड़े हुए। अब बालेंद्र अपने पिता को इस अवस्था में देखता, रोता। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता तो माँ की भी इसी अवस्था में लाश पड़े हुए। थोड़ा सा जब माँ को और पिता को इस तरीके से देखता तो फिर अपनी बड़ी माँ की तरफ बढ़ता। जब बड़ी माँ की तरफ बढ़ता तो वहाँ पर बड़ी माँ की भी डेड बॉडी इसी तरीके से पड़ी हुई है। यानी एक घर है और इस घर के अंदर 3-3 कत्ल हो चुके हैं। अब इस तरीके की हालत देखने के बाद में बालेंद्र एकदम से सक्का बक्का, ना किसी से कुछ बोल रहा है ना किसी से कुछ पूछ रहा है। सामने का जो दृश्य है उसको बस देखे जा रहा है। चेहरे पर कपकपाहट जा रही है, आंखों से आंसू हैं। बालेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके घर में क्या हो गया। 2-4 मिनट बालेंद्र ऐसे ही खामोश रहता है, लेकिन फिर अचानक से बालेंद्र को यह ध्यान आता है कि बालेंद्र का इस घर में एक 8 से 9 साल का बेटा भी है जिसका नाम प्रांशु है। अब बालेंद्र अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, ना चाहते हुए भी लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा 8-9 साल का प्रांशु, वो भी तो इसी घर में था, वो कहाँ गया। अब कोई व्यक्ति बालेंद्र की ये बात सुनता तो वो बोलने को तैयार नहीं है। एक जो बुजुर्ग होता है वो छत की तरफ इशारा करता है। अब बालेंद्र बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा छत की तरफ पहुंचता है, लेकिन जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद में उसकी तो रूह कांप जाती है। दरअसल बालेंद्र का 8 से 9 साल का जो बेटा था उसके भी किसी ने सीने पर और गर्दन पर वार किया था। पूरी छत पर खून खून फैला पड़ा था, और बालेंद्र का जो बेटा है प्रांशु, उसकी भी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बालेंद्र के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक घर है, उस घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति, बालेंद्र के पिता चुन्नू, बालेंद्र की माँ कैलुसिया, बालेंद्र की बड़ी माँ और बालेंद्र का एक 8 से 9 साल का बेटा बड़ी ही बेरहमी के साथ में घर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस तो वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने सारी ही डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लिया और डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब कवायद शुरू होती है कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ और कातिल कौन था और कत्ल किस वजह से किया गया, इन सारी चीज़ों को जानने की फॉरेंसिक की टीम भी आती है। मौके से सारे सबूत जो कुछ मिलता है वो कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल ने यहाँ पर शायद कुछ छोड़ा नहीं था।
उसके बाद में पुलिस सबसे पहले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए जब पूछताछ शुरू करती है तो उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू करती है जो व्यक्ति सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा था, शायद उसने कुछ देखा हो। लिहाजा पुलिस उस व्यक्ति से पूछती है तो वो व्यक्ति बताता है जैसे आमतौर पर घर गांव के अंदर लोग शाम को गेट बंद कर लेते हैं और सुबह सुबह उठकर गेट खोल देते हैं, लेकिन यह व्यक्ति बताता है 4 से 4:30 बजे के आसपास वो टॉयलेट जाने के लिए उठा था। तो वो देखता क्या है कि जो बालिंद्र का घर का गेट है वो खुला हुआ है। अब इस तरीके से गेट का घर खुला हुआ होना रात के 4 से 4:30 बजे के आसपास उस व्यक्ति को तो ऐसा लगता है कि शायद भूल चूक में खुला रह गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर वोर घुस जाए। तो जो व्यक्ति होता है वो सोचता है एक बार बालिंद्र के घर जाकर उसके जो पिता चुन्नू है उनको बता देता हूँ कि तुम्हारा गेट खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति घर के अंदर पहुँचता है तो बालिंद्र की इस तरीके से हत्या होना, दूसरी तरफ देखता है तो चारों तरीके से कत्ल जो है, चारों तरफ जो डेड बॉडीज थी वो पड़ी हुई थी। इसलिए वो जो व्यक्ति होता है वापस भागता है। वापस भागने के बाद में गांव के अंदर ये जो बात थी फैला देता है। उसके बाद में गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति बालिंद्र को भी कॉल कर देता है। बालिंद्र उसके बाद में अपनी बहन और खुद आ जाता है और सारी चीज़ें देखता है। लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी तो पुलिस ये भी लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि देखो एक घर है, उस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 4 कत्ल हुए हैं। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा कि किसी ने इस घर से किसी को जाते हुए देखा या फिर आते हुए देखा, क्योंकि अगर घर के अंदर 4 कत्ल हुए होंगे, एक व्यक्ति का कत्ल हो रहा होगा तो बाकी के लोग तो विरोध करेंगे, या फिर किसी के चीखने और चिल्लाने की कुछ तो आवाज़ आई होगी, किसी ने कुछ तो सुना होगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक घर के अंदर 4 कत्ल हो जाए और कोई किसी की आवाज़ तक ना सुने। और अगर कातिल कत्ल करेगा तो कत्ल करने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो दबे पांव वापस जाएगा, वो भागेगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में वो सोचेगा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। तो ऐसे में किसी की कदमों की आहट, किसी की भागने की आवाज़ किसी ने तो सुनी होगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने इस तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा, जब ये लोग पुलिस वालों से ये बातें कहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांव वाले कहते हैं कि दरअसल ये जो समय है, इस समय जो आमतौर पे गेहूं की कटाई होती है तो जो गेहूं गहाने वाला थ्रेशर वगैरह या कंबाइन वगैरह चलती है तो उस आवाज़ में किसी के घर की आवाज़ आ जाए तो इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। और इस रात में इस गाँव के अंदर कम से कम 4 थ्रेशर चल रहे थे, यानी 4 खेतों से गेहूँ जो था वो भूस से अलग किया जा रहा था। उसके बाद में पुलिस थोड़ा सा हैरत में भी आती है कि इस तरीके से कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे केस में छानबीन तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए मुश्किल ये है कि एक गांव है, उस गांव के बीचों बीच में एक घर है, उस घर के अंदर 4 कत्ल हुए हैं। सबूत के नाम पर कुछ है नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये मेंशन है क्लियरली कि इन चारों की जो हत्या की गई है वो काट कर की गई है, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में और इस केस को आगे कार्रवाई करने में अभी असमंजस में थे, क्योंकि पुलिस वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी ये जो केस है वो केस कम से कम सुलझेगा कैसे। लेकिन दोस्तों कत्ल हुआ था तो उसकी छानबीन तो होना ज़रूरी थी, लिहाजा पुलिस वाले अपनी छानबीन करते रहते हैं और सबसे पहले इस पूरे केस के अंदर बालिंद्र से पूछताछ करते हैं। बालिंद्र से पूछताछ करते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक हो, किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन, किसी से कोई ज़मीनी विवाद। तो जो बालिंद्र होता है वो कहता है कि वैसे तो हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिनसे पैसे का विवाद है। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हें उनके ऊपर शक है क्या? तो बालिंद्र कहता है कि दरअसल मुझे उन लोगों के ऊपर शक नहीं है, लेकिन मुझे एक व्यक्ति के ऊपर शक है और वो व्यक्ति मेरा साड़ू है। साड़ू यानी मेरी पत्नी की बहन का पति, और मुझे उसके ऊपर शक है। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें उसके ऊपर क्यों शक है, तो बालिंद्र बताता है कि दरअसल जो मेरा साड़ू है इसकी मेरी पत्नी से थोड़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ है और इस वजह से मुझे अपनी उस साड़ू के ऊपर शक है। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम्हारा साड़ू कहाँ का रहने वाला है, तो उसके बाद में बालिंद्र बताता है कि मेरा जो साड़ू है ये चित्रकूट का रहने वाला है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस थोड़ा सा सोचती है और सोचने के बाद में कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक व्यक्ति जो चित्रकूट रहता है, चित्रकूट से बांदा आए और एक ही रात में कत्ल करके वापस हो जाए, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लिहाजा तुम्हारे दिमाग को सदमा लगाया है और सदमे में तुम कुछ भी बोल रहे हो। इसलिए पुलिस अपनी जांच का दायरा इस दिशा से हटाकर दूसरी दिशा में करती है, छानबीन करती रहती है। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है और तकरीबन इस पूरे केस को अभी तक 10 से 11 दिन का लंबा वक्त गुजर चुका था और पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं था। अब दोस्तों जब इस पूरे केस को हुए लगभग 11 से 12 दिन का लंबा समय गुजर चुका था और पुलिस के पास में कोई सबूत था नहीं, तो धीरे धीरे ये जो बातें थी अब इस गांव से निकलकर बाहर की तरफ भी फैलती हैं, मीडिया में भी पहुंचती हैं। और उस समय वहाँ के जो सीईओ होते हैं उनका नाम नितिन कुमार होता है। अच्छा, नितिन कुमार के दौर में वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा था कि और कुछ और भी हादसे हुए थे। तो लोगों का एक तरीके से जो नज़र थी वो नितिन कुमार जी के ऊपर जाने लगी और उनको लगने लगा कि इस पूरे मामले को नितिन कुमार जी जितनी जल्दी हो सके सुलझा सकते हैं, यानी लोगों का जो फोकस था नितिन कुमार जी की तरफ था। और उस समय वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं अभिनंदन जी, वो भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। जो सीईओ होते हैं नितिन कुमार जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। और उसके बाद में इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए तकरीबन 12 टीमों का गठन किया जाता है। अब इसमें एसएफएल, डॉग स्क्वाड सारी टीमें होती हैं। जो बालिंद्र का घर था उस घर को सील कर दिया जाता है। बालिंद्र से कहा जाता है कि तुम इन दोनों घर पे नहीं रहोगे, तुम घर से बाहर रहो, कहीं भी रहो, क्योंकि अगर तुम घर के अंदर रहोगे तो हो सकता है कि तुम सामान इधर उधर करो तो कोई सबूत मिट जाए। लिहाजा 12 टीमें लगातार बालिंद्र के घर पे जा रही हैं, बारी बारी से छानबीन कर रही हैं, एक तरीके से बालिंद्र के घर की धूल खांक रही हैं।
लेकिन अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में कोई भी सुराग नहीं मिला था। अब दोस्तों पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से छानबीन कर रही हैं। 15 अप्रैल साल 2023 की रात को यह कत्ल हुआ था, यानी 16 अप्रैल को पुलिस को खबर मिली थी और इस पूरे मामले में अब लगभग 1 महीने का लंबा समय गुजर चुका था। 15 मई साल 2023 आ चुकी थी और 15 मई साल 2023 तक पुलिस अभी भी खाक छान रही थी और पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं था। लगातार ये मामला हाईलाइट हो रहा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, बेइज्जती भी हो रही थी कि 1 महीने का लंबा समय गुजर चुका है, पुलिस इस पूरे केस में अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर, मीडिया, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन पुलिस तो अपने स्तर से ही छानबीन करेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल देगी, पुलिस पुख्ता तरीके से छानबीन करेगी। लिहाजा जब पुलिस को कहीं से कोई प्रूफ मिलता नहीं है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि बालेंद्र जो बोल रहा था, एक बार बालेंद्र वाले एंगल पर अगर छानबीन कर ली जाए तो हो सकता है कि इस पूरे केस में कुछ मिल सके। लिहाजा अब जो पुलिस थी, ये बालेंद्र का जो साड़ू होता है गंगा सागर, उसके बारे में छानबीन शुरू करती है। क्या आखिरकार गंगा सागर कहाँ का रहने वाला है, कहाँ आना जाना है उसका, कहाँ काम करता है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से पुलिस चेक करती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो जब गंगा सागर के बारे में छानबीन कर रही थी तो यहाँ पर गंगा सागर के बारे में पुलिस को 2-4 ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे जो पूरा केस था अलग ही डायरेक्शन में मुड़ जाता है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि जो गंगा सागर है ये थोड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति है। दूसरी तरफ पुलिस को ये पता चलता है कि जो गंगा सागर है उसकी जो पत्नी है उसकी शादी गंगा सागर से ना होकर बल्कि गंगा सागर के भाई से हुई थी। फिर अचानक से ऐसा होता है कि गंगा सागर का जो भाई होता है वो कहीं गायब हो जाता है, ना उसकी डेड बॉडी किसी को मिली और ना जिंदा वो किसी को मिला। उसके बाद में बड़ी ही आश्चर्यजनक तरीके से गंगा सागर ने अपनी ही भाभी से शादी कर ली। अब यानी पुलिस को इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा संदेह प्रतीत होता है, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि इस पूरे मामले को इसी दिशा में जोड़ देते हैं और इसी दिशा में छानबीन करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे इस पूरे केस में पुलिस छानबीन कर रही थी और तकरीबन 55 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और 55 दिन के बाद में जो कहानी निकल के आती है दोस्तों, उसे आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जो बालेंद्र है, बालेंद्र की जो पत्नी है अनीता, उसकी 11 साल पहले बालेंद्र से शादी हुई थी। उसके बाद में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। बालेंद्र अपनी पत्नी का ख्याल रखता था, जो अनीता थी वो भी बालेंद्र से मोहब्बत किया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बालेंद्र को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने प्रांशु रखा। लेकिन इस बीच बालेंद्र को ये रियलाइज़ होता है कि बालेंद्र की जो पत्नी है ये उसके ही साड़ू गंगा सागर से बातचीत करती है। अच्छा, शुरुआत में बालेंद्र को ये लगा कि जीजा साली का मामला है तो मैं क्या इसमें पढ़ूँ, बात कर रही है तो कर रही होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता कि बालेंद्र जब घर में अचानक से आ जाता तो उसकी पत्नी अपने जीजा से बात कर रही होती और उसने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें सुनी जिससे सुनने के बाद में उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसने इस बारे में अपनी पत्नी अनीता से बात भी करी, लेकिन अनीता ने इस बारे में उससे झुठला दिया, उसे उसकी जो बातें थी वो इधर से उधर कर दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा बालेंद्र को ये रियलाइज़ हो गया कि उसकी जो पत्नी अनीता है ये उसके साड़ू गंगा सागर के साथ में अनैतिक रिश्तों में है और इसी बात को लेकर कई बार बालेंद्र और उसके साड़ू गंगा सागर में झगड़ा भी हुआ और उसके बाद में कई बार बालेंद्र और उसकी पत्नी अनीता में भी झगड़ा हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरा, उसके बाद में साल 2023 में जब होली का समय आता है तो उसी होली के समय में बालेंद्र और उसके साड़ू गंगा सागर में बहुत ज़ोरदार झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है, इतना ज़्यादा बड़े तरीके से होता है कि जो बालेंद्र की पत्नी अनीता होती है ये अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में अब मायके से ही अपना जो प्रेम प्रसंग था उसको जारी रखती है। अब अनीता अपने मायके से ये सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन अनीता ने अपने पिता राम भभौरी को ये सब कुछ बताया था कि उसका जो पति है उसके साथ में मार पिटाई करता है, उसको चरित्रहीन भी समझता है। दूसरी तरफ जो उसकी बहन का पति है गंगा सागर उससे जलता भी है क्योंकि गंगा सागर अच्छा खासा कमाता भी है। अब जब राम भभौरी यानी अनीता के पिता को ये लग जाता है कि उसका जो दामाद है ये उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं रखता है, इसलिए राम भभौरी भी अपने दामाद के प्रति जल भून जाता है। उसके बाद में ये अपने बड़े वाले दामाद यानी गंगा सागर से मुलाकात करता है। उसके बाद में ये गंगा सागर और उसका ससुर राम भभौरी यानी अनीता का पति और इस बालेंद्र का ससुर ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में ये लोग बालेंद्र को सबक सिखाने का सोचते हैं और उसके बाद में ये लोग तारीख डिसाइड करते हैं। तारीख होती है 15 अप्रैल साल 2023 और 15 अप्रैल साल 2023 को जो बालेंद्र का ससुर था यानी अनीता का पिता राम भभौरी और उसका बड़ा वाला दामाद जिसका नाम था गंगा सागर, ये दोनों बालेंद्र के घर पहुंचते हैं। वहां पर बालेंद्र के पिता चिन्नू मिलते हैं, उनको काट देते हैं। उसके बाद में चिन्नू की माँ कैलेसिया मिलती है, उसको काट देते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर जो बड़ी माँ होती है तिजनिया वो आती है तो ये लोग उसको भी काट देते हैं। लेकिन इस घर के अंदर जो कुछ हो रहा था, 3 कत्ल हो चुके थे, ये सब कुछ 8 साल का बेटा प्रांशु देख रहा था। अब जब इनको लगता है कि प्रांशु ने सब कुछ देख लिया है तो प्रांशु इन्हें देखने के बाद में छत की तरफ भागता है और छुपने की कोशिश करता है। अब जो आप समझिए यहाँ पर जो राम भभौरी था ये उसका पीछा करता है और साथ के साथ गंगा सागर भी उसका पीछा करता है। अब उसके बाद में ये उस 8 साल के बच्चे को भी वहाँ पर पकड़ते हैं और उसका भी बेरहमी के साथ में कत्ल कर देते हैं। यानी राम भभौरी ने गुस्से में अपने 9 साल के नाती का भी कत्ल कर दिया था और उसके बाद में अब ये लोग कत्ल करने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। अब आप लोग समझिए कि इस पूरी घटना के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से रिश्ते तार तार हुए, किस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ। एक महिला अपने जीजा के प्यार में कुछ इस कदर पागल थी कि उसने अपनी सास, अपनी ससुर, अपनी बड़ी माँ
और अपने एक 8 साल के बच्चे का कत्ल करवा दिया। राम भगौरी गुस्से की आग में कुछ इस कदर भुन चुका था कि अपने ही बड़े दामाद के साथ मिलकर उसने छोटे दामाद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ना कि पूरे परिवार को खत्म किया, बल्कि 8 साल के नाती का भी कत्ल कर दिया। तो आप जरा सोच के देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के अंदर आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे लोगों की लगातार तादाद जो है वो बढ़ती भी जा रही है। तो ऐसे लोगों को क्या से क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।